हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। कैसे हो आप सब लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने बात करी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, उसी के बाद ही हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेरा नहीं देखा है वन शॉर्ट वीडियो, तो इस आई बटन पर जाकर क्लिक करिए या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पूरा प्लेलिस्ट हम बात कर रहे हैं नीट 2026 रिविजन सीरीज की। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन जाता है वो अपनी एनसीईआरटी मेरे साथ में रखिए और इसको हैंड टू हैंड अंडरलाइन करते रहिए। बहुत सारे नोट्स की फॉर्म में हम इसको स्टडी करेंगे, बहुत इजी फॉर्म में मैं आपको लेकर आई हूँ, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना, विच इज व्हाट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने किसके बारे में बात करी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे बोला जाता है। तो यहाँ पे हेल्थ किसको बोला जाता है कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल वेलबींग। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपका रिप्रोडक्टिवली आप एक्टिव है या नहीं, सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे बात की जाती है। तो वही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इट इज फिजिकल, इट इज सोशल एंड इमोशनल एंड बिहेवियरल वेलबींग को ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, नाउ उसके बाद आगे बात करते हैं कि इंडिया में इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए गए। उसमें सबसे पहले जो प्रोग्राम था दैट वाज फैमिली प्लानिंग, जो कब रन किया गया था? 1951। ये आपको ध्यान रखना है, आप चाहे तो यहाँ पे भी इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, 1951 में। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं ना, इसी प्रोग्राम को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? इट इज दी RCH। क्या नाम दिया गया है? इट इज RCH, रिप्रोडक्टिव फुल फॉर्म याद रखना है, क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। एक मिनट दो बस मुझे। ओके, यस, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन एक यहाँ पर बन गया है जो आपको ध्यान में रखना है ना। इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या मेजर टास्क थे? तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या चाहता था? अवेयरनेस क्रिएट करना, रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से रिलेटेड, कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और उसके बाद जितनी भी फैसिलिटी, जितना भी सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो अब ये अवेयरनेस कैसे पहुंचाएंगे सब लोगों के बीच में? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेके आई हूँ, सब एनसीईआरटी का ही है। आप इसको कर रहे हैं ना, तो आप एनसीईआरटी स्किप भी कर सकते हैं, जहां जरूरत होगी वहां मैं एनसीईआरटी में आपको टिक करवाऊंगी। तो क्या क्या थे? पहला था ऑडियो विजुअल एड। ओके, तो इसके थ्रू भी हम अवेयरनेस क्रिएट करा सकते हैं। लाइक टीवी में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, वहां पे हम इसको बात कर सकते हैं, या रेडियो के थ्रू ऑडियो ऐड कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सब में भी हम इनसे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिर आ जाते हैं पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स और फ्रेंड्स, यानी कि माउथ अवेयरनेस, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू भी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेक्स एजुकेशन इज गिवन इन दी स्कूल। ठीक है, तो अब इस चीज को RCH प्रोग्राम के अंडर सेक्स एजुकेशन स्कूल में देना शुरू हुआ। तो उसके अंदर क्या किया जाता था? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो दी जाती है। उसके अलावा क्या अडोलसेंस, क्या चेंजेस होते हैं कि जब व्हेन अ पर्सन एंटर इनटू अडोलसेंट स्टेज, तो उसके बाद उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हाइजीन के बारे में, कि क्या क्या सेक्सुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं हम हाइजीन से रिलेटेड। और STD यानी कि क्या? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने की वजह से जितनी भी डिजीजेज होती है वो सब यहाँ पे आती है। और एड्स के बारे में बात करते हैं, राइट। देखिए ध्यान रखिए, उसी RCH प्रोग्राम की वजह से आज हम अपने चैप्टर, ये हम अपने सिलेबस में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेक्स एजुकेशन उसी की वजह से इंक्लूड किया गया हमारे सिलेबस में। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें पीपल को एडुकेट करना है, बट पीपल में भी पर्टिकुलरली किस ग्रुप एरिया को, किस ग्रुप को हमें टारगेट करना है। तो यहाँ पे दो मेन ग्रुप को टारगेट करना है। एक तो फर्टाइल कपल, ऐसे कपल जो मैरिज हो चुकी है और वो फर्टाइल कर सकते हैं, मतलब वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। और दूसरा ऐसे कपल, ऐसे लोग जो मैरिज एज में एंटर कर चुके हैं। उन दोनों ग्रुप को यहाँ पे टारगेट किया जाता है कि उन लोगों को एडुकेट किया जाए, उन्हें बताया जाए इसके बारे में कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या है, बिकॉज वो अब इस लाइफ में एंटर कर चुके हैं। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो हम बर्थ कंट्रोल क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिलेटेड जितने भी मिथ्स है या उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ दी जा रही है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ओके, कि मदर की कैसे केयर की जाए,
और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी भी पोस्ट नेटल केयर कैसे की जाए मदर की एज वेल एज चाइल्ड की। उसके बाद मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल इंपॉर्टेंस, क्योंकि यही सबसे बड़ा इशू है आज के डेट में, जितने भी रूरल एरियाज है वहां पे अभी भी मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू फीमेल। तो ये सब चीजें हमें लोगों को एडुकेट करना होगा, ये सब चीजें आरसीएच प्रोग्राम के अंडर थी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अवेयरनेस जो एजुकेशन हमें देनी है ये एक्चुअली किस लिए देनी है। एक तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे सोशल एविल है कि सेक्स अब्यूज होते हैं या सेक्स रिलेटेड बहुत सारे क्राइम किए जाते हैं, गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं दिया जाता है। तो बहुत सारे इन सब चीजों की वजह से अवेयरनेस एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, ये रीजन है उसके, ठीक है। अब अवेयरनेस एजुकेशन देना है तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारे एक्शन प्लान की जरूरत है। क्या क्या चीजों की जरूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। देखो अब अगर हमें सेक्स एजुकेशन देना है स्कूल में तो हमें स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, हमें ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए। फिर हमें प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए जो उस चीज में पर्टिकुलरली नॉलेज रखते हो, एज वेल एज आगे जाके जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये सब भी उसी में आ जाते हैं। उसके अलावा मटीरियल सपोर्ट चाहिए। अब वो कह रहा है कि इस सॉरी मेडिकल है ये, मटेरियल सपोर्ट नहीं बोलेंगे हम, मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर, ये सब चीजें कैसे दी जा सकती है। तो क्या क्या किस लिए दिया जा रहा है, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में मेडिकल असिस्टेंस, एसटीडी में, राइट, अबॉर्शन अगर हो जाता है तो मेडिकल असिस्टेंस, क्या कॉन्ट्रासेप्शन में, राइट, ध्यान रखना कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो कैसे, ओके। कंसेप्शन यानी कि क्या, प्रेगनेंसी, कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी, और प्रिवेंशन यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन। ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो है उसमें असिस्टेंस, एज वेल एज इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी यानी कि नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड नहीं प्रोड्यूस कर पाना, दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। की ऐसे कपल जो फर्टाइल नहीं होते हैं, दे कैन नॉट हैव चाइल्ड, राइट। तो इन सब में हमने असेंशियल है मेडिकल असिस्टेंस और उन्हें केयर प्रोवाइड करना, ठीक है बच्चों, ओके। अब आगे बात करते हैं, एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड एमनियोसेंटियासिस। बिकॉज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये चीजें पता है, स्टिल आई विल लेट यू नो। आपको अगर याद है, डू यू रिमेंबर, हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या, ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा था। ब्लास्टोसिस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ यहाँ पे ब्लास्टोमियस आउटर वॉल की तरफ अरेंज हो जाती है और कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती है। जो आउटर वॉल की तरफ अरेंज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, ओके। ये ट्रोफोब्लास्ट अगेन दो तरह के होते हैं, आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इनर ट्रोफोब्लास्ट। फिर मैंने आगे क्या बताया था कि आउटर ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, इट मेक दी कोरियन लेयर, ओके, और ये फीटल मेम्ब्रेन है, मतलब फीटल की चारों तरफ की लेयर्स है, और ये क्या बनाता है, एमनियन, ठीक है। चलिए अगर मैं एक फीटस यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, सपोज ये फीटस है, इस फीटस के चारों तरफ कौन सी लेयर होती है, इट इज दी एमनियन लेयर। ये एमनियोटिक जो लेयर होती है ना, ये क्या करती है, कंटिन्यूस यहाँ पे फ्लूइड रिलीज करती रहती है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो अब क्या होता है, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है ना, तो फीटस यहाँ पे इसकी कुछ सेल जो है फीटस की, वो इस फ्लूइड में कुछ इस तरह से ड्रॉप ऑफ हो जाती है। ये क्या है, फीटल सेल है, राइट। तो हम क्या करते हैं एमनियोसेंटेसिस में, एक इंजेक्शन डायरेक्ट यहाँ इंसर्ट करके ये कुछ फीटल सेल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब जब ये फीटल सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इस फीटल सेल का हम क्या कर रहे हैं, इसका क्रोमोसोम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो इसको कुछ इस तरह से, फीटल सेल को जब हम इसका क्रोमोसोम देखते हैं, राइट, हमें पता है ह्यूमन बॉडी है, कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसका हम क्या पता करते हैं, कैरियोटाइप पता करते हैं। बच्चों कैरियोटाइप आपको पता हो, मतलब सारे क्रोमोसोम्स को अरेंज करना एज पर देयर साइज, ओके। क्रोमोसोम 1 के 2 पेयर, देन 2, 3, 4, 5। अगर ये क्रोमोसोम में उन्हें नंबर
45 या 47, यानी कि कम ज्यादा मिलेगा, यानी कि इनके में क्या होगा, कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, लाइक डाउन सिंड्रोम, नाइलफेल्टर सिंड्रोम, ओके, इनके ऑटोसोमल रिलेटेड डिजीजेस जो है। तो हम एमनियोसेंटेसिस के थ्रू जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते हैं, बट इसके थ्रू हम ये भी पता कर सकते हैं जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है, कौन सा वाला, 23rd वाला क्रोमोसोम, वो कौन सा कहलाता है, इट इज नोन एज दी सेक्स क्रोमोसोम। या तो ये एक्स एक्स होता है या क्या होता है, एक्स वाई। एक्स एक्स होता है तो हम इसे गर्ल बोलते हैं, एक्स वाई है तो बॉय बोलते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस का ये मिस यूज है कि स्पेशली ये कि पर्टिकुलरली जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए यूज हुआ था, बट इसका क्या किया जाता है, यस, तो इसका क्या किया जाता है, इसका मिस यूज किया जाता है। मिस यूज क्या किया जाता है, सेक्स आइडेंटिफिकेशन में या जेंडर आइडेंटिफिकेशन में। तो अगर फीमेल चाइल्ड पता होती है तो उस फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता है। तो ये इसका मिसयूज है एमनियोसेंटेसिस का, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ ये वाली चीज। नाउ उसके बाद एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया, जो ओरली लिया जाता है, जो कॉन्ट्रासेप्शन करता है, प्रेगनेंसी को स्टॉप करता है। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस था, इट वाज सहेली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आता है, राइट। ये सहेली जो डेवलप किया गया था, ये कहाँ पे डेवलप किया गया था, इट वाज डेवलप इन CDRI लखनऊ में, याद रखिए, कहाँ, CDRI लखनऊ। CDRI का फुल फॉर्म इज व्हाट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये याद रखना है, जो लखनऊ में स्टैब्लिश है। ये नीट का क्वेश्चन है, ओके ओके। ये सब चीजों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेटर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सेक्स रिलेटेड मैटर पे हम बात कर सकते हैं, हम पोस्टनेटल केयर के बारे में बता सकते हैं। हम अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिक्रीज कर देंगे क्या, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है, इट इज नोन एज दी डेथ रेट, यानी कि हम डेथ रेट को अगर ड्रॉप कर देंगे, लॉजिकली समझो, अगर हम मैटरनल यानी कि क्या, मदर, और इन्फेंट का हम यहाँ देख रहे हैं यानी बच्चा, इनकी अगर डेथ रेट को ड्रॉप कर दे, यानी कि पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। हम स्मॉल फैमिली की तरफ बात कर रहे हैं, और हम जितनी भी STDs है उनका प्रॉपर डिटेक्शन कर रहे हैं, और फिर उससे रिलेटेड केयर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेथ रेट को हमने ड्रॉप आउट कर दिया, बेटर फैसिलिटीज देके, बहुत अच्छी अच्छी सारी इंफॉर्मेशन देके, ठीक है ना। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है, उसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड करती है, राइट क्योंकि ये बेटर फैसिलिटीज, बेटर केयर है, अवेयरनेस हम कर रहे हैं, सब चीजें अच्छा है, बट इसकी वजह से। तो यहाँ पे देखिए एक डेटा दिया है, उस डेटा को हम लिख देते हैं। इन्होंने 2 डेटा दिया, एक वर्ल्ड का डेटा दिया, ठीक है ना, कब कब दिया, एक वर्ल्ड का दिया और एक इंडिया का डेटा दिया, ठीक है। वर्ल्ड में 1900 का और एक 2000 का डेटा दिया। 1900 में ये क्या बोल रहा है, देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 2000 मिलियन। मैं इसको 2000 मिलियन लिख रही हूँ बिलियन की जगह, 2000 मिलियन इसकी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, और जो 2000 में आते आते कितनी हो गई, इट्स 6000 मिलियन। 6 बिलियन लिख दो या 6000 मिलियन लिख दो, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब वो कह रहा है इंडिया से कंपेयर करते हैं, तो इंडिया में उन्होंने बोला कि उस वक्त 1900 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 350 मिलियन थी, ओके, जो बढ़कर 2000 में कितनी हो गई, 1000 मिलियन हो गई, राइट। मतलब कि टोटल जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसका ये 1000 मिलियन जो है वो इंडिया के ही लोग हैं। तो उस पे वो क्या बोल रहे हैं, यानी कि हर छठा आदमी, एवरी 6th पर्सन इन वर्ल्ड इज इंडियन। मतलब इतनी फास्ट वो एक्सप्लोड कर रही है। वो कह रहे हैं कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ये फुल फॉर्म याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मदर के मृत्यु दर या मदर की डेथ रेट, इन्फेंट की डेथ रेट में रैपिड डिक्लाइन हुआ क्योंकि बेटर फैसिलिटीज है, एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। और ये सारे लोग अब बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रही है, तो ये सब रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करते जा रहे हैं। इसकी वजह का रीजन था ये पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने का, कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है कि यस,
आरसीएच प्रोग्राम के थ्रू हमने पॉपुलेशन ग्रोथ को काफी ड्रॉप करने की कोशिश की। क्या आरसीएच प्रोग्राम? हमने बर्थ कंट्रोल पे बात करी, हमने बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस बताए, ऑप्शंस बताए, स्मॉल फैमिली की इंपॉर्टेंस बताई, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए। इसके बावजूद भी वी आर स्टिल एट 1.7% पर 1000 पे 17 लोग और ग्रो कर रहे हैं। और इस रेट से अगर हम ग्रो करते रहे तो 33 ईयर्स में हमारी जो भी पॉपुलेशन है ना वो जस्ट डबल हो जाएगी। तो स्टिल वी आर एक्सप्लोडिंग। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, नाउ देयर इज अ नीड कि कुछ ऐसे और फर्दर मेथड लिए जाए जो इस पॉपुलेशन को रोक सके। तो इस पे क्योंकि क्या हो रहा है ना, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ये तो उतना ही है, लिमिटेड। अब क्या होगा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो अब इसमें एक स्लोगन दिया गया, दैट वाज हम दो हमारे दो। द गवर्नमेंट इज फोकसिंग कि आप शॉर्ट फैमिली रखिए, स्मॉल फैमिली रखिए, 2 चाइल्ड को ही रखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करिए। और मैरिज की जो एज थी वो गर्ल की 18 ईयर कर दी गई और मेल बॉय की 21 ईयर किया गया। इससे पहले अगर मैरिज किया जाए तो इट विल बी इलीगल, राइट। तो फिर क्या होगा, इससे रिप्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सीधा बात करते हैं क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे और उनकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियली उसके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं हम, बेसिकली हम बात कर रहे हैं उसके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होना चाहिए। इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, मतलब कि उसको समझने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत ना हो, हम इजिली उसके इंस्ट्रक्शन देख के समझ जाए कि इसे कैसे यूज करना है। इजिली अवेलेबल, क्योंकि आज भी कई रूरल एरियाज में बहुत सिंपल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो इट शुड बी इजिली अवेलेबल, हर जगह एक छोटे कोने में भी ये अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड बी इफेक्टिव, फेलियर के चांसेस इसके बहुत कम होने चाहिए। लीस्ट साइड इफेक्ट, अगर कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने लगे तो पीपल विल नॉट यूज सच डिवाइसेस। एंड डू नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर में कोई इंटरफेरेंस नहीं, कि सेक्सुअल डिजायर ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट मिथ रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन रूरल एरियाज स्टिल, या जो इलिटरेट पीपल है उनको अभी भी यही लगता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने पे देयर वुड बी ड्रॉप इन सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। तो ये सब चीजें एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में होनी चाहिए, तभी उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम यूज कर सकते हैं एक प्रेगनेंसी को हम स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए हैं, एज इट इज एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी को लेकर ही चल रहे हैं। पहला है नेचुरल, या जिसको ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है। सेकेंड इज बैरियर, थर्ड आईयूडी, फोर्थ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, देन इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स और कुछ सर्जिकल मेथड्स यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए वन बाय वन सबको लेते हैं। पहला लेते हैं विच इज दी नेचुरल मेथड, यानी ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें हम कोई मेडिसिन, कोई डिवाइस यूज नहीं करें, नेचुरली हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड कर रहे हैं। वी जस्ट ट्राई कि ओवम और स्पर्म मीट ना करें ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अब इसमें फर्दर 3 मेथड है, 3 तरीके जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड दी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ओके। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या बोलता है कि हम हर किसी फीमेल में एक फर्टाइल विंडो होती है, या जिसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। ये फर्टाइल पीरियड क्या होता है, 11 to 17 डेज वाला पीरियड होता है। बच्चों अब अगर आपको याद हो तो हमने जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, कि हमने बोला था 14th डे पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है, ओवा रिलीज होता है। अगर मैं बोलूं कि बिफोर 14th डे, यानी कि मान के चलो 10th डे पर अगर हम कहें, या फिर 5th डे पे, है ना, 1 to 10 डे के बीच में अगर हमने स्पर्म को रिलीज किया, विल इट एबल टू डू दी फर्टिलाइजेशन? नहीं, क्योंकि उस वक्त उसको ओवा तो मिल ही नहीं रहा है ना फर्टिलाइज करने के लिए। ओवा जब रिलीज होगा उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि 23rd डे पे अगर मैं स्पर्म को रिलीज करूं, विल इट डू दी फर्टिलाइजेशन? नहीं, क्योंकि उस वक्त तक ओवा जो है वो डीजनरेट हो चुका है, राइट। तब तक वो क्या कर चुका है, डीजनरेट हो चुका है। इसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। तो तो क्या होगा
इस टाइम पे भी फर्टिलाइजेशन का नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि 11 to 17 डेज में अगर स्पर्म को रिलीज किया गया फीमेल बॉडी के अंदर तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन होने के सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं। व्हाई आई एम सेइंग 11 to 17, मैं इसको 14 ही क्यों नहीं बोल देती, क्योंकि हर विमेन में ये ओवुलेशन का पीरियड अलग अलग होता है। किसी में हो सकता है वो 11th डे पे ओवुलेशन होता है, क्योंकि हर किसी का जो ये साइकिल होता है ये वेरी करता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली 28 डेज साइकिल, इट कुड बी 22, इट कुड बी 24, 26 डेज का साइकिल। तो क्या होता है ओवा तो इसलिए हमने एक रेंज दे दिया कि इस डे में क्या करना है, हमको स्पर्म को रिलीज करने से अवॉइड करना है। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कि इस पीरियड में अवॉइड टू हैव दी सेक्सुअल इंटरकोर्स सो दैट वी कैन नेचुरली प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी, और कंसेप्शन को हम नेचुरली प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ आया ये वाला चीज। सेकेंड मेथड क्या होता है, विच इज कॉल्ड द विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। ओके, यानी कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन अ पीनस इज गोइंग टू रिलीज द सीमन, उसी टाइम पीनस शुड बी विड्रॉल। ठीक है, उसको फीमेल बॉडी से बाहर निकाल लेना चाहिए सो दैट कि सीमन फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस ही ना हो। ठीक है, तो अवॉइड इंसेमिनेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेइंग कि विड्रॉल ऑफ पीनस फ्रॉम वजाइना। ठीक है, तो वजाइना से ये निकालने से क्या होगा, सीमेन इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा और दे वोंट बी एनी कंसेप्शंस। अब बात करते हैं थर्ड वाला, विच इज कॉल्ड दी लैक्टेशनल अमीनोइडिया। अब ये क्या होता है, देखो बच्चों, डिलीवरी के टाइम पे हमने क्या बताया, डिलीवरी के टाइम पे मदर में एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉल्ड दी लैक्टोजन हार्मोन। क्या करता है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये मदर में उस वक्त बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये लैक्टोजन हार्मोन रिलीज होता है एंड इसकी वजह से देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल उस वक्त नहीं रहती क्योंकि इतना इंटेंस लैक्टेशन होता है। तो उस टाइम पे अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसमें लैक्टोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा और उस टाइम पे देयर आर हाई चांस कि उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहती है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो इट वोंट हैव एनी कंसेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड इसमें ध्यान रखना ये कब तक रहता है, इट इज गिविंग श्योरिटी अराउंड 6 मंथ्स का, राइट। 6 मंथ तक इंटेंस लैक्टेशन रहता है, दैट्स वाई उस टाइम तक कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ध्यान रखना ये तीनों जो नेचुरल मेथड है, यस दे डू नॉट गिव अ फुल गारंटी ऑफ कंट्रासेप्शन, बट यस काफी हद तक हम नेचुरली इस चीज को यूज करके अवॉइड कर सकते हैं। कंप्लीटली गारंटी वो नहीं देता है, देयर आर चांस ऑफ हैविंग प्रेगनेंसी एज वेल। ठीक है, सेकेंड मेथड पे आते हैं बैरियर। बैरियर मतलब क्या, कि कोई चीज हमने बीच में लगा दी है जिसकी वजह से क्या करते हैं, इंटरप्ट मीटिंग ऑफ यू कैन से स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, स्पर्म और ओवा मीट नहीं कर पा रहे, कोई एक बीच में हमने क्या कर दिया, बीच में हमने क्या लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया है इन दोनों के बीच में। देखो अब ये बैरियर क्या क्या हो सकते हैं, इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड दी कॉन्डोम्स। ओके, कॉन्डोम्स जनरली ये, अब इसके मैंने मेन पॉइंट रखे, क्वेश्चन बच्चों यहीं से ही आता है तो ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। कॉन्डोम्स एक तो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, दोनों में के लिए बनते हैं। ये क्या होता है, स्पेशली याद रखना, किसका बना होता है, रबर का या किसका बना होता है, लेटेक्स शीट का बना होता है, याद रखना है ये चीज। ठीक है, मेल में ये कॉन्डम कहां पर वियर किया जाता है, इट इज पुट अराउंड द पीनस, वो पीनस को कवर करता है। जबकि फीमेल में या तो ये वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है या सर्विक्स को कवर करने के लिए जाता है। यू नो, अगर हम सर्विक्स बोले तो हमने क्या बताया था, सर्विक्स क्या है, यूट्रस का नैरो पार्ट जो होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ओके, तो देखो ये यूट्रस का जो ये नैरो पार्ट है, उसके बाद यहाँ पे वजाइना, तो दिस नैरो पार्ट है ना, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पर इसको कवर करने के लिए यूज किया जाता है क्या, कॉन्डोम। ओके, या फिर वजाइना, ध्यान रखना दोनों जगह कर सकते हैं। ये जो होते हैं ये डिस्पोजेबल होते हैं, वन टाइम यूज होते हैं, इनको बार बार यूज नहीं किया जाता है। ओके, उसके बाद द मोस्ट फेमस ब्रांड ऑफ मेल कॉन्डोम इज निरोध। ओके, ये पहला कंपनी है जिसने सबसे पहले ये कॉन्डोम रिलीज किया।
ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रोटेक्ट करते हैं, और क्या प्रोटेक्ट करते हैं? एड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एसटीडीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, किसी एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, एंड इट गिव्स द प्राइवेसी टू यूजर्स। तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है। अब बात करते हैं तो कॉन्डोम इट इज लाइक दिस। अगर हम मेल की बात करें तो ये आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है। कॉन्डोम को देख के आइडेंटिफाई होना चाहिए, एंड इट इज फीमेल वन। ओके, तो इट इज इंसर्टेड, सो वॉट एवर द सीमन इट इज बीइंग कलेक्टेड इन दिस कॉन्डोम, तो ये फीमेल बॉडी के अंदर नहीं रिलीज हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ और डिवाइसेस है जिन्हें हम बोलते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। ये 3 डिवाइसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों फीमेल के लिए होती है। दूसरा, ये किसकी बनी होती है? ओनली रबर का यहाँ पे आपको दिया हुआ है, लिटिक शीट नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, ये सर्विक्स को कवर करते हैं एनसीईआरटी में, इसमें वजाइना नाम नहीं लिखा हुआ है। ये स्पेसिफिकली सर्विक्स को कवर करने के लिए बनाई जाती है। तो ये आपको एक बार घुमा के क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ये सब नाम वजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं, तो प्लीज मेंशन ध्यान रखिए सर्विक्स को कवर करता है। दे आर रीयूजेबल, इन्हें दोबारा यूज किया जा सकता है, जबकि कॉन्डोम रीयूजेबल नहीं है, दे आर डिस्पोजेबल। ओके, इन्हें अलॉन्ग विद सम जेलीज, स्पर्मिसिडल जेलीज, क्रीम एंड फॉर्म। स्पर्मिसिडल मतलब क्या? जो क्या करे? दोज किल स्पर्म, जो स्पर्म को किल करे। कि समहाउ अगर स्पर्म इंट्रोड्यूस हो भी रहा है तो ये क्या करे? सारे स्पर्म्स को किल कर देगा, तो इंश्योर करेगा इफेक्टिव मेथड की तरह। ओके, तो यहां पर these are the diaphragm, cervical caps and walls। अब आगे बात करते हैं थर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इज आईयूडीज। क्या नाम है फुल फॉर्म? इंट्रायूटेरियन डिवाइस, यानी कि ऐसी डिवाइस जो यूट्रस में प्लेस की जाए। कहां पर? यूट्रस, मतलब कि कहां पर प्लेस की जाती है? इधर में। ठीक है, यहां पर ये डिवाइस कुछ इस तरह से प्लेस की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रायूटेरियन डिवाइस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैव अ लुक ऑफ दिस डिवाइस। ठीक है बच्चों, ओके, आगे बात करते हैं। इस डिवाइस को 3 कैटेगरी में ब्रेक किया है। वन इज कॉल्ड दी नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है बच्चों, नॉन मेडिकेटेड यानी कि कुछ भी केमिकल नहीं है यहाँ पे, कोई कॉपर नहीं है, कोई हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है, एक सिंपल सी डिवाइस है। लिप्स लूप यहाँ का एग्जाम्पल है, जो कुछ ऐसा एस शेप का रहता है, इसको इंसर्ट किया जाता है। तो फिर क्या करेगा ये एक्चुअली करता क्या ना, इसका काम क्या है? मैक्रोफाजेस को अट्रैक्ट करता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर इसकी कैसे मोड ऑफ एक्शन है, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ये क्या करता है? मैक्रोफाजेस क्या है? आप बस इतना समझो, ये हमारी क्या है? फाइटिंग एजेंट है, राइट। ये हमारे क्या है? फाइटिंग एजेंट है। तो इनको अट्रैक्ट करेगा वहां पर। और ये मैक्रोफाजेस क्या करते हैं? दे हॉस्टाइल, यानी कि ये क्या कर देते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं स्पर्म का। अगर स्पर्म इंट्रोड्यूस होता है तो इस स्पर्म को ये खा जाते हैं, एंगल्फ कर देते हैं। सो दिस इज हाउ इट प्रोवाइड द कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, यस, ध्यान रखिए, इन केस ऑफ आईयूडी द कपल कैन हैव अ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। उसमें उन्हें कॉन्डोम्स या और दूसरी डिवाइसेस यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब इंश्योर कर रहे हैं कि स्पर्म ओवर तक मीट ही नहीं करेगा, उससे पहले ही उसको किल कर दिया जाएगा। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कौन कौन सी है? पहले तो नाम ध्यान रखना है आपको, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। ये मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है इसका। एंड स्टेटमेंट में इसको बोल देंगे कि दीज आर हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस, और हार्मोन वाले को बोल देंगे दीज आर कॉपर रिलीजिंग। कई बार नहीं आइडेंटिफाई हो पाता, इसलिए अच्छे से याद रखना है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओके, अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है? पहला मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट डू दी फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को खा जाता है, स्पर्म को एंगल्फ कर देता है। दूसरा ये क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, मतलब स्पर्म ट्रैवल करके उसको अल्टीमेटली कहाँ जाना है? फैलोपियन ट्यूब तक जाना है। मोटिलिटी ड्रॉप कर देगा तो वो फैलोपियन ट्यूब तक सही से पहुंच ही नहीं पाएगा।
दूसरा उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी ड्रॉप कर देगा कि अगर वो पहुंच भी गया तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ओवा को। तो इसमें होता क्या है ना, इस डिवाइसेस को यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है, इसमें यहाँ पे कॉपर वायर रहता है और ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, दे कंटिन्यूसली रिलीज दी कॉपर आयन। ओके, ये कॉपर आयन जो है ये इस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। इन डिवाइसेस की लाइफ होती है कि सम आर फॉर 3 ईयर, सम आर फॉर 5 ईयर। जब उनकी लाइफ खत्म होती है तो अगेन वुमेन अगर उसको फर्दर कंट्रासेप्शन चाहिए, उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वुमेन वापस से एक नया डिवाइस इंसर्ट करा सकती है। एंड इफ अ वुमेन वांट टू हैव चाइल्ड तो वो उसको निकलवा सकती है, तो उसके बाद वो द वुमेन कैन हैव प्रेगनेंसी। ओके, अनदर डिवाइस इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जिसके अंदर एग्जाम्पल बच्चों क्या आता है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। याद रखेंगे, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये मोड ऑफ एक्शन जो है ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर देते हैं, तो इसलिए भाई फोकस करने वाली चीज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिक होता है। तो ये क्या करते हैं, दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये क्या कर रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो आया यूट्रस में, इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी रह ही नहीं पाएगी। या फिर ये क्या करता है, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है स्पर्म के लिए। हॉस्टाइल यानी जो उसका वेलकम नहीं कर रही है, मतलब वो सर्विक्स की कंडीशन जो है वो स्पर्म के सर्वाइवल के लिए फेवरेबल नहीं है, वो स्पर्म को मार देगा, वहीं पर ही वो स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दो चीजें कर रहा है, याद रखना है, इम्प्लांटेशन नहीं करवा रहा, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना रहा है। हार्मोन की बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल क्या है, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, याद रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसी डिवाइस जिसे ओरली हम ले रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, पिल्स की फॉर्म में हम उसे ले रहे हैं। क्या किया जा रहा है इसमें, हम प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजेंस का कॉम्बिनेशन का पिल लेते हैं। एक वर्ड ध्यान रखना, हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड हमने पढ़ा है प्रोजेस्टेरॉन। आप बोलेंगे मैम इसमें और प्रोजेस्टोजन में क्या डिफरेंस है। प्रोजेस्टेरॉन एक नेचुरल हार्मोन है, ये नेचुरली रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, जबकि प्रोजेस्टोजेंस क्या होता है, ये कंप्लीट एक कैटेगरी है जिसके अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों आ जाते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों कैटेगरी आ जाती है। जनरली हम इसको आर्टिफिशियल कैटेगरी डिनोट करने के लिए भी हम कई बार प्रोजेस्टोजेंस बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल कैटेगरी भी हम बताते हैं। तो इतना समझ आया, प्रोजेस्टोजेंस जब हम लिख रहे हैं तो आप समझो कि हम इसमें नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, अब इसमें करते क्या है, हम इसकी पिल्स लेते हैं। पहले मैं आपको पिल्स का बता देती हूँ कैसे लेना होता है। इसमें क्या होता है, पिल्स को 21 डेज के लिए लिया जाता है। आप क्या कर सकते हैं, इसको हमारा जो 1 to 5 डेज का मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रन हो रही है, उसमें से किसी भी टाइम पर वी जस्ट स्टार्ट टेकिंग पिल्स। 21 डेज तक बिना किसी इंटरप्शन के इस पिल्स को लेना होता है। उसके बाद हम इसे ड्रॉप कर देते हैं, किसके लिए, 7 डेज के लिए, वी जस्ट ड्रॉप इट। ओके, उस 7 डेज में द पर्सन ऑफ द फीमेल विल हैव द मेंस्ट्रुअल साइकिल, खत्म होगा। अगेन शी हैव टू टेक 21 डेज के लिए पिल्स। ये तब तक लेना होगा जब तक कि शी डजंट वांट दी प्रेगनेंसी, राइट। तो इट हैज टू बी टेकन एवरी मंथ लाइक दिस, 21 डेज का लेना है। एंड देन उसके बाद 7 डेज में शी विल हैव द मेंस्ट्रुअल। आफ्टर 7 डेज अगेन शी हैज टू स्टार्ट लाइक दिस, द पिल्स हैज टू बी टेकन। तो अब आप कहेंगे ऐसा क्या हो रहा है इस हार्मोन के थ्रू कि ये इतना इफेक्टिव हो रहा है। देखो इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ यहाँ पर ही। देखो, इफ यू रिमेंबर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, क्या बताया था मैंने कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड, बच्चों इसके लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से आना ही चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ पे ही बता देती हूँ क्या बताया था मैंने। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के अंदर मैंने आपको बोला था कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, नेगेटिव फीडबैक में हमने क्या बोला था, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मतलब हाइपोथैलेमस, फिर उसमें आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इसको किसको, ओवरी को देता है, और ओवरी से आगे प्रोडक्शन होता है, मतलब सॉरी ये LH FSH आते हैं यहाँ से, और फिर ओवरी से आगे इस पे एक्ट करता है और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना।
अगर हम ओवरली इतना ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये सब लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाता है, एक नेगेटिव फीडबैक जाता है किसके, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के पास, कि भाई बॉडी में इतना ज्यादा अमाउंट में ये हार्मोन हो गया है, वी डू नॉट नीड, स्टॉप मेकिंग। ठीक है, तो पिट्यूटरी हार्मोन क्या करते हैं, ये अपना सिग्नल देना बंद कर देते हैं, और नेचुरली जो ओवरी रिलीज कर रही थी ना प्रोजेस्टेरॉन, वो रिलीज होना बंद हो जाता है, जो नेचुरली हार्मोन रिलीज हो रहा था। एज वी नो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल ड्रॉप होता है, यूट्रस की लाइनिंग रप्चर होना शुरू होती है और प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं रह पाएगी। दिस इज हाउ इट गोज ऑन। दूसरी चीज ये भी, इसमें ओवुलेशन नहीं हो पाएगा या इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। देखो मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे वही दिया हुआ है कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस पिल्स। तो ये क्या कर रहा है, ओवुलेशन को इनहिबिट करता है और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, कि इम्प्लांट भी हो रहा है तो वो। दूसरा मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करता है, म्यूकस की क्वालिटी को ऑल्टर कर देता है। कौन सी म्यूकस की क्वालिटी, ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स में जो म्यूकस होता है ना, वो एक्चुअली स्पर्म को हेल्प करता है ट्रैवल करने में, आगे पास करने में, बट यहाँ पे अब स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी म्यूकस की क्वालिटी ऑल्टर हो गई। अब वो उसको प्रमोट करने की जगह उसको इनहिबिट कर रहा है, कौन, सर्विक्स। ओके, सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। समझ आया, इतना समझ में आया, क्लियर है, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा है, राइट। अगर ज्यादा फास्ट जा रहा है तो आप थोड़ा सा कम पे देखो, और किसी को स्लो लग रहा है तो ठीक है। वैसे मैं बहुत ऑलरेडी एक काफी फास्ट पेस पे बोल रही हूँ, ताकि मैं भी चाहती हूँ कम से कम टाइम में आपका पूरा ये चैप्टर हो जाए। क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब इसमें जो सबसे ज्यादा पिल यूज किया जाता है, जो सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, दैट इज सहेली। व्हाई इट इज रिकमेंडेड, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, नीट बोर्ड कहीं भी ले लो, क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल है, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है। इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है, वंस अ वीक लेना होता है, जबकि हमने पर क्या पढ़ा, 21 डेज लगातार लेना पड़ता है। एनी टाइम अ पर्सन कैन मिस ऑल्सो ना, वो भूल भी सकता है, राइट। और दूसरी चीज है ना, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे फ्यू साइड इफेक्ट्स हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट्स हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है, इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ यहाँ पर। तो दिस इज दी सहेली पिल, जो मैंने जस्ट आपको एक रेफरेंस के लिए पिक्चर लगाकर दिया है। चलिए आगे, ओके। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना, वो बेटा इस पे आता है, ओवुलेशन पे, इम्प्लांटेशन पे, म्यूकस की क्वालिटी को ऑल्टर करता है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट मेथड विच इज इम्प्लांट। इम्प्लांट को आप इंजेक्शन की तरह भी समझ सकते हैं, जिसमें भी प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजेंस एस्ट्रोजेंस के ही कॉम्बिनेशंस के इम्प्लांट्स होते हैं। कैन यू सी दीज इम्प्लांट्स, इस तरह के इम्प्लांट्स होते हैं जिसको स्किन के नीचे, अंडर द स्किन प्लेस किया जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे स्किन के अंदर इंजेक्शन के थ्रू उनको प्लेस कर दिया जाता है, और फिर काफी ईयर तक धीरे 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 इसमें से हार्मोन रिलीज होता रहता है, एंड वो फिर कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। तो इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, कि भाई ये तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, बट somehow if there is unprotected sex in case of, right, अगर क्या हुआ, by mistake there is a unprotected sex and the person and the women or girl, female do not want to and any child, वो नहीं, या in case of rape cases, इसमें क्या होता है, विद इन 72 आवर्स में द फीमेल हैज टू टेक द आई पिल, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या आईओडीज को भी हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में इंक्लूड करते हैं। इसको भी विद इन 72 आवर्स अगर वुमेन अपने अंदर प्लेस करा ले तो वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा। ये दोनों याद रखिए, आईओडीज भी आता है। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, इसको स्टेराइलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, स्टेराइलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ये इरिवर्सिबल है, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ दिस वन। बाकी ऊपर सारे मेथड जब तक यूज कर रहे हो कॉन्ट्रासेप्शन दे रहा है, जब नहीं कर रहे हो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसमें हम गैमेट के पाथवे को ब्लॉक कर दे रहे हैं,
क्या कर रहे हैं देखते हैं। मेल में हम क्या करते हैं, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वी नो व्हाट इज दिस, इट इज वास डिफरेंस, ठीक है, वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस, ठीक है, वास ही लिखते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है। तो वास डिफरेंस में हमने क्या लगाया, ऐसे कट लगाया और उसके बाद दोनों को अलग अलग टाई कर दिया, लाइक दिस, दोनों को अलग अलग। तो क्या होगा, यहां से जो भी स्पर्म है वो जब ट्रैवल होके यहाँ आएगा और ट्रैवल तो आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि यहां से जो आएगा यहाँ पर सीमेन। ओके, सो कैन यू टेल व्हाट विल बी नाउ इन सीमेन, इसके अंदर होगा क्या, क्या रिलीज भी होगा या नहीं होगा। देखो, इट वुड बी सीमेन बट ओनली सेमिनल फ्लूइड वुड बी देयर, क्या इसके अंदर स्पर्म नहीं होगा, ठीक है, नो स्पर्म, स्पर्म नहीं होगा, बट ये सेमिनल फ्लूइड वुड बी रिलीज्ड। ओके, दूसरी चीज, ये कैसे किया जाता है, एज वी नो इसके चारों तरफ क्या होता है, स्क्रोटम होता है। इस स्क्रोटम में क्या किया जाता है बच्चों, एक माइनर सा कट लगाया जाता है। क्या किया जा रहा है, एक बहुत ही माइनर कट लगाया जाता है और उस माइनर कट के थ्रू क्या होते हैं, डॉक्टर रीच टू दिस वासा डिफरेंस और यहाँ पे कट लगा के इसको टाई अपार्ट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों में यही किया जा रहा है, माइनर सा कट लगाया जा रहा है। तो ये बहुत माइनर सर्जरी होती है इन केस ऑफ मेल। मेल में बिकॉज वास डिफरेंस कट कर रहे हैं इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी, नाम याद रहेगा, सिंपल है। फीमेल में क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में कट लगाया जाता है दोनों जगह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना क्वाइट डिफिकल्ट, यहाँ पे या तो एब्डोमेन में हमें कट लगाना पड़ता है, उस कट के थ्रू हम वहां तक पहुंचते हैं, या वेजाइना के थ्रू यहाँ तक पहुंचना होता है। ओके, सो इट इज क्वाइट मेजर सर्जरी इन केस ऑफ फीमेल, बट मेल में बहुत ही माइनर सर्जरी होती है, ठीक है। सो फीमेल में बिकॉज फेलोपियन ट्यूब में कट लगा रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में कट लगा रहे हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी। ध्यान रखना, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। यस, समटाइम्स ऐसे भी किया जाता है, इसको ना इस पास में लाके यहाँ पे ऐसे टाई कर देते हैं, दैट कुड बी रिवर्सिबल, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि ओवरऑल जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उसके अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट है, नोजिया, वोमिट, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, सम मतलब लाइक 15-20 डेज में ही मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। देयर आर फ्यू रेयर चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इट्स नॉट लाइक दैट कि इससे कैंसर होगा, इट्स अ वेरी रेयर चांस, ठीक है। ओके ओके, अब वो क्या बोल रहा है कि इतने सारे कॉन्ट्रासेप्शन करने के बाद भी इफ अ विमेन इज गेटिंग प्रेग्नेंट और वो प्रेगनेंसी अनवांटेड है, राइट। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत रीजन की वजह से हो सकती है, या तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, इन केस ऑफ रेप ऑल्सो, या फिर अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो वो मदर के लिए हार्मफुल हो सकती है, या हो सकता है फीटस के लिए हार्मफुल हो। उस केस में हम उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होता है, इसी को हम बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ध्यान रखना, ये 1971 में ही लीगलाइज हुई, उससे पहले इट वाज कंप्लीटली इलीगल, ये इलीगल है। आज की डेट में इससे रिलेटेड बहुत पेपर वर्क, ID सब देना होता है, तब जाके डॉक्टर्स को करते हैं। ओके, इसका जो आपको ध्यान रखना है, इट इज सेफ टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 12 वीक, राइट, यानी 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही वी कैन गो फॉर MTP। आफ्टर दैट इफ विल गो फॉर MTP इट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर मदर, फॉर फीटस, राइट, और उसके बाद आपको अलाउ भी नहीं करते हैं, राइट। अब इसमें मिसयूज कर रहे हैं इसको कहां पर, एमनियोसेंटियासिस में, क्योंकि एमनियोसेंटियासिस में हम क्या कर रहे हैं, सेक्स पता कर रहे हैं। जैसे सेक्स पता करते हैं और हमें पता चलता है कि ये गर्ल चाइल्ड है, तो हम इसको MTP के थ्रू क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो MTP का मिसयूज किया जा रहा है एमनियोसेंटियासिस में, मतलब वहां पे एमनियोसेंटियासिस पता कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम फिर MTP कर देते हैं। तो इसलिए ही इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पेपर वर्क रहता है, IDs होते हैं, तब जाकर डॉक्टर्स उसको करते हैं। गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक, आगे चले। यस, ठीक है, यू वांट अ ब्रेक, लेट्स गो फर्दर, ठीक है, फोकस करो,
1 घंटा भी नहीं लगेगा हमारे इस लेक्चर को खत्म करने के, क्विकली कर लेते हैं। एंड ट्रस्ट में एक एक पॉइंट को कवर किया। यस, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए जो भी मैं अभी यहाँ पढ़ा रही हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फोकस करके पढ़िए। बस एनसीईआरटी में वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेंशन कर सकते हो। ये सारे रिविजन नोट्स यू कैन गेट ऑन माई ऐप। मेरा ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड करिए, या मे बी आई बटन में कहीं तो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको डाउनलोड करिए, आके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइए, वहां पे यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सारे पेपर, सारे रिविजन नोट्स, एवरीथिंग यू विल गेट इट। ग्रैब करो, ठीक है, कोई चीज आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट ग्रैब इट, जस्ट यूटिलाइज इट। ठीक है, आपको बेनिफिट होगा। यस, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्रांसमिट हो जा रहे हैं और सेक्स से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। इन्हें वेनरियल डिजीज भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। कौन कौन से इसके अंदर आते हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडिएसिस, जेनाइटल वॉर्ट, ट्राइकोमोनिएसिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, HIV जिसको बोलते हैं। HIV का फुल फॉर्म पता है क्या बच्चों? ह्यूमन डेफिशिएंसी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म पता है क्या? इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो, भाई पूछा जाता है एक्वायर, हालांकि आपके चैप्टर ह्यूमन हेल्थ में ये सब डिटेल में है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, अच्छा क्या नाम दिया? सिंड्रोम। सिंड्रोम हम क्यों बोलते हैं? सिंड्रोम रेफर्स टू ग्रुप ऑफ डिजीज। ओके, सो इट इज नॉट, एड्स इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज, ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल डिजीज हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई अ पर्सन डाई। तो इसमें अगर प्रॉपर लाइफस्टाइल रखा जाए तो वो पर्सन काफी सालों तक सरवाइव कर सकता है। ये सारे जितने भी हमने डिजीज देखी, उनमें से 3 डिजीज ऐसी हैं जो नॉन क्यूरेबल है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है नीट का क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी, हर्पीस एंड HIV एड्स, ये 3 जो है वो डिजीज सबसे, ये नॉन क्यूरेबल है। एक बार हुआ तो क्योर नहीं किया जा सकता, हम इसके सिम्टम को मैनेज कर सकते हैं। ये लिवर में डैमेज करता है, ये माउथ और जेनाइटल ऑर्गन्स पे अल्सर्स क्रिएट करता है, एंड HIV तो यू नो इम्यून सिस्टम को ड्रॉप करता है। ठीक है, इम्यूनिटी ड्रॉप, मैं यहाँ पे चाहे तो लिख देती हूँ, इम्यूनिटी ड्रॉप कर देता है। ठीक है, ओके। कॉज क्या है, कैसे स्प्रेड होते हैं? इंजेक्शन, राइट, नीडल्स जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को शेयर कर दिया। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यही, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर हमने एक इन्फेक्टेड से एक हेल्दी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया और पता चला कि जो पर्सन था जिससे ट्रांसफर किया वो HIV इन्फेक्टेड था, या इन्फेक्टेड मदर, अगर मदर HIV पॉजिटिव है, एड्स है, या फिर और कोई डिजीज इनमें से है, तो फीटस को भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि वहां से फीटस को भी ट्रांसफर हो जाता है। सिम्टम्स क्या रहते हैं? There are intense itching in the genital parts, fluid discharge from the genital organ, स्लाइड पेन रहता है, एंड स्वेलिंग रहती है जेनाइटल रीजन में। एंड यही चीज अगर हमने इसको सेटल डाउन नहीं किया तो यही बहुत मैसिव फॉर्म में क्या करती है? कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देती है। क्या कॉम्प्लिकेशंस? जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, और ज्यादा बड़े लेवल की डिजीज, अबॉर्शन कर सकती है अगर मदर है, मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन है, स्टिल बर्थ यानी कि डिलीवरी ऑफ, आप बोल सकते हो डिलीवरी ऑफ डेड चाइल्ड, राइट, कि जब डिलीवरी हो रही है तो उस वक्त जो चाइल्ड पैदा हुआ वो डेड है, मतलब पहले ही मर गया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि क्या कि फर्टिलाइजेशन तो हमें पता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, बट इसके बाद इम्प्लांटेशन भी अदर देन यूट्रस, इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, एंड जनरली कहां पर होता है? इट इज फेलोपियन ट्यूब। तो इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देखो, जब इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद एम्ब्रियो जब ग्रो करने लगेगा तो इस ट्यूब के ब्रेक होने के, टीयर होने के चांसेस होते हैं, एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर मदर टू हैव सच काइंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये बहुत डेंजरस रहती है। ठीक है, इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकते हैं ये कॉम्प्लिकेशंस। एंड यस, अगर ये जितने भी RTI, ये STI हैं,
अगर हमने इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया और ये बार 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 ये इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को हो रहे हैं तो वो चीज कैंसर भी कॉज कर सकती है। so many times if it occurs so it can create the reproductive tract cancer। ठीक है, जनरली ये वाले जो डिजीज होती है, मतलब ये सब जो भी आती है 15 to 24 एज के पर्सन में सबसे ज्यादा होती है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, स्पेसिफिकली अप्लाई फॉर दी सेक्स वर्कर, जितने भी सेक्स वर्कर है उन पे ये अप्लाई होता है। if they are having then they should use the condoms, okay। and early diagnose, see it is a very stigma kind of, लोग जेनाइटल पार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करने में, डॉक्टर के पास जाने में दे हेजिटेट, ठीक है, दे डू नॉट डिस्क्लोज देयर दिस काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो वो क्या होता है, नहीं जाने की वजह से अगर कुछ ऐसा डिजीज है भी तो वो डायग्नोस नहीं हो पाता है टाइमली, और जब वो डायग्नोस होता है तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है। तो इट शुड बी आई मीन लाइक दे शुड नॉट फील एनी डिस्कम्फर्ट और एनी हिचकिचाहट या हेजिटेशन कि उससे रिलेटेड आप डायग्नोस करवाओ या डॉक्टर के पास विजिट करो, ठीक है। तो दे शुड गो अर्ली एज पॉसिबल, राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों, राइट। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनफर्टिलिटी। देखो, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम क्या करें, प्रेगनेंसी को स्टॉप करें, हम अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो, बट देयर आर सर्टेन ऐसे भी कपल्स हैं जो बच्चा चाहते हैं, दे वांट टू हैव चाइल्ड बट दे आर नॉट एबल टू ड्यू टू सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन देयर बॉडी। कपल्स के अपने अपने कॉम्प्लिकेशन। तो इफ दे कपल नॉट एबल टू हैव चाइल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। रीजन क्या हो सकता है, या तो फिजिकल कि उनका बॉडी अलाउ नहीं कर पा रहा है, फिजिकली दे आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। कोजेनाइटल यानी कि डेवलपमेंट इशू, कि बाय बर्थ ही उनमें कोई ना कोई ऐसे डेवलपमेंट इश्यूज हुए हैं, है ना, जिसकी वजह से, यानी स्ट्रक्चरल या फिजिकल उनमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से वो एक दे कैन नॉट हैव अ बेबी। लाइक जैसे ट्रांसजेंडर तो हम कह ही सकते हैं इसमें, और भी नॉर्मल मेल फीमेल में भी कुछ ऐसे बाय बर्थ इश्यूज, डिजीजेस कुछ ऐसी हुई है उनको, या फिर दे हैव द ड्रग्स, दे टेक द ड्रग्स, या इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल भी उनकी इम्यूनिटी ड्रॉप काफी लेस है, या साइकोलॉजिकल भी इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनको बच्चे नहीं हो पा रहे। तो उसमें हमारी साइंस क्या प्रोवाइड करती है, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी रिप्रोडक्शन कराने के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो उन्हें असिस्ट करती है टू हैव चाइल्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट तक बने रहिए, इसको क्विकली खत्म करेंगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ठीक है ना। तो खत्म करके ही जाना है चैप्टर। पहला आता है विच इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी चीज है, अगर फर्टिलाइजेशन को हम कहाँ पे करते हैं, लैब के अंदर करते हैं। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, लैब, या आप बोल सकते हो आर्टिफिशियली अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। तो यहाँ पे वही हम बोल रहे हैं, राइट। बट इन वीवो में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर ही हम करवा रहे हैं, बट उसमें हम असिस्ट कर रहे हैं। कैसे करते हैं, बात देखते हैं। पहले हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं, जिसको हम दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, जब मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं क्या समझती थी कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर ये बेबी ग्रो होता है। एंड आई वाज सो, मतलब मैं हमेशा ये सोचा करती थी, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब में कैसे बेबी ग्रो हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब तो कितना छोटा होता है, फिर कैसे होता होगा। सो यस, आज सोच के हंसी आती है कि ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो होता है, जस्ट बिकॉज कि उनका जाइगोट, उनका जो फर्टिलाइजेशन है वो लैब में हो रहा है, इसलिए हम उसको नाम दे रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इट्स नॉट लाइक दैट कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी बन रहा है, ठीक है, उनका फर्टिलाइजेशन हम टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं, ऐसा मानिए, राइट। तो क्या करते हैं, ओवा को लेते हैं, स्पर्म को लेते हैं, जाइगोट, ये सब चीजें कहाँ हो रही है, लैब के अंदर। अब यू नो कि जब हमारे हमने ये पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, देखो इसलिए मैंने बोला था ह्यूमन रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए, राइट। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने देखा था फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, इट इज इन दी फैलोपियन ट्यूब। जैसे ही जाइगोट बना, ये वापस ट्रैवल करता है यूट्रस की तरफ, बट वाइल ट्रैवलिंग यूट्रस ये डिवाइड होना शुरू करता है, 1 से 2, 2 से 4। तो क्या होता है, यहाँ जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, 1 से 2, 1 से 2 सेल, 2 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 से क्या हो जाएगी,
8 हो जाएगी। व्हेन इट इज अप टू 8 ब्लास्टोमियर, उस टाइम कहां पर रहेगा ये, इट इज इन दी फेलोपियन ट्यूब। तो उस एम्ब्रियो को हमें कहां ट्रांसफर करना होगा, इस एम्ब्रियो को लैब में से लेकर कहां कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए इसको नाम बोलते हैं जिप्ट। क्या है, जिप्ट। जाइगोट, देखो जाइगोट हो गया ना, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। रट्टा नहीं मारना है, मगअप नहीं करना है, बहुत सिंपल वे में वी कैन हैव, राइट, समझ के करो, बहुत इजीली लर्न होंगे। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जिप्ट में और गिफ्ट में। जिप्ट का जाइगोट यानी बाहर बनाया और फिर उसको फेलोपियन ट्यूब में डाला, कब तक, 8 ब्लास्टोमियर तक के बनने तक। बट अब 8 ब्लास्टोमियर जो बन गया उसके बाद ये फर्दर ग्रो होगा, 16 ब्लास्टोमियर बनाएगा, 32। तो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर जो होता है, अब तक ये कहाँ आ चुका होगा, ये एम्ब्रियो यूट्रस तक पहुंच चुका होगा, ये 16 वाला। तो इसे हमें यूट्रस में डालना होगा, तो हम यूट्रस में डालेंगे, उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर। समझ आया, जिप्ट और आईयूटी, क्लियर हुआ। ये दो मोड है एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने के। एक और मेथड है जो भी आईवीएफ के अंदर ही आता है, इट इज आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो हमने ऊपर क्या किया, ओवा और स्पर्म को हमने जस्ट मीट कराया, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं लैब में, बस हमने कंडीशन प्रोवाइड कर दी। बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म को, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक स्पर्म को हम ओवम के अंदर इंजेक्ट करा रहे हैं, इस स्पर्म को, मतलब नॉट लाइक दिस कि स्पर्म पूरा एंटर नहीं करता, ओवा के अंदर हम इंजेक्ट करा रहे हैं, हम उस चीज को करवा रहे हैं। ये सब चीजें कहाँ हो रही है, लैब में। फिर लैब में जाइगोट बना, बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, हमने स्पर्म को इंसर्ट कराया ओवा के अंदर, फिर ये एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो बनने के बाद देन वी गो फॉर इट, ठीक है। या तो हम क्या के साथ जा सकते हैं, जिप्ट के लिए जा सकते हैं, या हम आईयूटी के लिए जा सकते हैं, एज पर आर रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये 3 मेथड समझ आए, जिप्ट, आईयूटी एंड आईसीएसआई, क्लियर हुआ। अब इन वीवो की बात करते हैं, यस, ओनली लास्ट 10 मिनट, फटाफट से खत्म करते हैं। इन वीवो यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इन फीमेल बॉडी, कहाँ, फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो रहा है। यस, 2 आते हैं इसके अंदर, गिफ्ट और एआई। नाम क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या समझ आ रहा है, गैमीट को लेकर फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि स्पर्म को आर्टिफिशियली हम डाल रहे हैं। पहला गिफ्ट समझते हैं क्या होता है। गिफ्ट स्पेसिफिकली, मान लो एक कपल है, उन्हें अपना चाइल्ड चाहिए, अगर उसके मदर में, जो मदर बनना चाहती है, उसके ओवरी सही से काम नहीं कर रही है, तो मतलब वो मदर क्या, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बट उसका यूट्रस हेल्दी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसी मदर जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट कैन प्रोवाइड अ सूटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि उसका यूट्रस क्या है, यूट्रस क्या है, हेल्दी है। तो अब उस केस में क्या करेगी, शी विल हैव ओवम फ्रॉम अ डोनर फीमेल। उसने एक फीमेल से ओवा लिया, उस ओवा को आर्टिफिशियली हमने क्या किया, मदर के, मतलब जो मदर बनना चाहती है उसके फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, और नेचुरली स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराने दिया, या फिर कोई सा भी मेथड अप्लाई करके हमने स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया। ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो हम इसमें ऊपर वाली कंडीशन, ऊपर वाली चीजें यूज नहीं कर सकते। या तो हमने क्या किया, फीमेल को, स्पर्म को नॉर्मली इंट्रोड्यूस होने दिया, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ध्यान रखना, ओवा फीमेल मदर का नहीं है, ओवा हमने क्या लिया, बाहर से लिया। इसके बाद अगर समहाउ मान लो ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल कैरी भी नहीं कर सकती है फीटस को, मतलब उसका यूट्रस हेल्दी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें बाहर फर्टिलाइज कराकर भी वो फिर इन विट्रो हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, वो इन विट्रो हो जाएगा कि बाहर फर्टिलाइज करा के हम सेरोगेट मदर में भी डाल सकते हैं। मतलब हमने ये जो बोला ना जिप्ट, हमने यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, मतलब मदर के अंदर डाल रहे हैं, बट अगर मदर कैरी नहीं कर सकती, उसका यूट्रस हेल्दी नहीं है, तो उसमें हम इसको सेरोगेट मदर के अंदर भी डाल सकते हैं। ओवा और स्पर्म हमने लिया। जनरली आप देखते हैं ना, जितने भी एक्ट्रेसेस जनरली आज की डेट में हम देखते हैं, वो लोग क्या है, दे डू नॉट कैरी द चाइल्ड, राइट। वो क्या करते हैं, अपना ओवा देते हैं,
स्पर्म उसके हस्बैंड स्पर्म देते हैं, उनको हम आर्टिफिशियली मतलब लैब में फ्यूज कराते हैं, उसको फिर हम सैरोगेट मदर में, मतलब जेनेटिक जो कैरेक्टर्स है वो उनके ही आएंगे, मदर फादर के ही, बट उसको कैरी चाइल्ड को दूसरी मदर करेगी, उन्हें हम सैरोगेट मदर बोलते हैं। वो सब हम IVF में होता है। यहाँ पे क्या है कि मदर कैरी करेगी बट उसका ओवा हेल्दी नहीं है, तो वो ओवा डोनर लेगी किसी से, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे मेथड से डेवलपमेंट उसका करा सकते हैं। बट AI किसके केस में किया जाता है? इन केस ऑफ मेल, की अगर मेल रिलेटेड इश्यूज है किसी कपल में, तो वहां पे ऐसा मान के चलो, या तो क्या कि मेल जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, वो स्पर्म रिलीज ही नहीं कर पा रहा है फीमेल बॉडी की में के अंदर, या फिर मेल के स्पर्म का काउंट कम है। क्या बोला? मेल के स्पर्म में काउंट कम है, स्पर्म का काउंट कम है, या उसकी मोटिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से वो ओवा तक रीच ही नहीं कर पा रहा। सी, जब मेल स्पर्म काउंट ज्यादा हो उसमें से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ओवा तक रीच करने की, हर स्पर्म ओवा तक रीच नहीं कर पाता, या फिर मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। उस केस में व्हाट वी कैन हैव ईदर डोनर, कोई मेल डोनर से हमने स्पर्म को लिया, या जो हस्बैंड बनना चाहता है, हस्बैंड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, फादर होना चाहिए, यस, जो फादर बनना चाहता है उसका हमने सीमेन लिया, ठीक है। दोनों ही केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी आर्टिफिशियली, या तो हमने उसको वजाइना के अंदर डाल दिया, या हमने कहाँ डाल दिया? यूट्रस के अंदर डाल दिया, वहां से स्पर्म ट्रैवल करके ओवा तक जाएगा। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है। इसको हम बोलते हैं, अगर यूट्रस के अंदर डाला जाता है तो उसको हम बोलते हैं IUI, इंट्रा यूटेरियन इंसेमिनेशन। ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे? IUT, इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर। कंफ्यूज नहीं होना है ना, ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, अगर हस्बैंड जो है, जो फादर बनना चाहता है, वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तो हमने उसका सीमन कलेक्ट करेंगे और AI के थ्रू, यानी कि या तो वेजाइना में या यूट्रस में डाल देंगे। ऐसे ही अगर लो स्पर्म काउंट है तो हम किसी डोनर से स्पर्म लेंगे और उसको उसकी जो वाइफ है, जो मदर बनना चाहती है, उसमें आर्टिफिशियली AI के थ्रू हम इंसर्ट कर देंगे, या तो वेजाइना में या यूट्रस के अंदर। समझ आ रहा है? राइट। एक बहुत ही फेमस मूवी बनी थी विक्की डोनर, राइट, आयुष्मान की, राइट। उसने उस मूवी का मेन थीम ही यही था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर, कि उसकी वजह से देयर सो मेनी कपल हु कैन हैव चाइल्ड, है ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क। समझ आया? बट एक चीज ध्यान रखिए, ये सब चीजों में हमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट की जरूरत होती है, प्रॉपर डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, एंड ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन है जो एक्सपेंसिव होते हैं, सो इट क्वाइट एक्सपेंसिव। इसकी वजह से क्या होता है, इट कैन नॉट रीच टू ईच एंड एवरी चाइल्ड, ये एवरी कपल, हर कपल इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसकी जगह अनदर वे क्या है? अनदर वे इज व्हाट? टू अडॉप्ट चाइल्ड, ठीक है। अडॉप्ट अ चाइल्ड, यहाँ हमारे देयर आर सो मेनी चाइल्ड हु डू नॉट हैव देयर पेरेंट्स, तो उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। दैट कुड बी अ बेटर वे, बिकॉज यहाँ पे एक तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, उसके बाद भी देयर इज नो 100% श्योरिटी द कपल विल हैव द चाइल्ड, है ना, क्योंकि ये सब मेथड हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी चांस कि फेलियर भी हो सकता है, ऐसा नहीं हर बार ही सक्सेसफुल रेट होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। आई एम श्योर आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये रिवीजन नोट्स आपको मेरी ऐप पे मिलेंगे, तो मेरी ऐप पे जाइए और वहां पे रिवीजन नोट्स लेकर वापस से पढ़िए। वैसे तो मेरी कोशिश है आप NCERT से हैंड टू हैंड मेरे साथ रीड करते जाइए, ठीक है। ये आपको सेशन कैसा लगा मुझे जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।